मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में होने वाला, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का मेरे भाई, जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं आर्टिकल 13 एंड 14 फुल डिफिनीशन के साथ और फुल डिटेल्स के साथ मेरे भाई, डिफिनीशन एंड डिटेल्स और सब चीज़ें, मतलब विथ केस लॉ के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में मेरे भाई जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। आप लोगों को आर्टिकल 14 से बनते हैं, आर्टिकल 15 से भी बनेंगे, आप लोगों को आर्टिकल 16 से भी बन सकते हैं। देखो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के क्लॉज नंबर से बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ से ज़रूर बनेगा मेरे भाई। और जैसे कि दोस्तों आप लोग को अगर दिक्कत हो रही है इसमें, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, विदाउट स्किप किए मेरे भाई, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपको पूरी मतलब कोशिश करूंगा, पूरा मेरे भाई भरपूर कोशिश मैं करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए, और वास्तव में समझ में आएगा। ऑलरेडी जो लोग मुझसे पढ़े हैं देखिए मेरे भाई, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को हर एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे कि 14 से लेकर के हम लोग 18 तक देखेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो है क्या मतलब हम सोचे कि एक ही वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ें निपटा दिया जाए, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को 14 पढ़ाते, फिर 15 पढ़ाते, फिर 16, फिर 17, तो वीडियो 4 वीडियो पढ़ता, तो इससे ज़रूरी नहीं है। तो करीबन 20 से 25 मिनट के अंदर आप लोगों को सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी एक ही वीडियो में मेरे भाई, एक ही वीडियो में मेरे भाई। तो ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही जो है पढ़ाई के लिए, ऐसे ही एजुकेशन के लिए, आप लोग को अच्छी शिक्षा के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, विदाउट स्किप किए देखिएगा मेरे भाई। मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी मेरे भाई कि 14 और 15, 16, 17 आप लोग को अनुच्छेद आप लोग को एकदम 100% कन्फर्म समझ में आ जाएगा बढ़िया से और अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट जो है डिले किए हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। देखिए अब क्या कहता है, आप लोग देख लीजिए। पहले नंबर 14 से लेकर के 18 तक, ये आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी, मतलब समता का अधिकार, यही जो आप लोग का 14 से लेकर के 18 तक कहता है। तो आर्टिकल 14 देखिए, अब हम लोग देखते हैं में कहा गया है कि जो देखिए कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि कोई भी राज्य होगा, उसके राज्य क्षेत्र में, उसके इलाके में व्यक्ति को विधि के समक्ष, मतलब व्यक्ति के जो है विधि का हनन नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे भाई वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब हनन नहीं किया जाएगा, उसको वहाँ से जो उसके अकॉर्डिंग उस सोसाइटी में उससे वहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यही आर्टिकल 14 सीधा सीधा सा मतलब कहता है। देखिए ज़्यादा जो है बहस करने से मतलब कि आप लोग को एक लाइन में आंसर आप लोगों को समझ में आ जाए। इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने घर में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का इंसान आपको नागरिक, आप वहाँ के मालिक हैं, वहाँ के जायदाद के, उस क्षेत्र के, उस इलाके के आप मालिक हैं, उस जो है घर का मालिक हैं आप। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैं आपको आ कर के बाहर निकाल दूँ, क्योंकि आपका घर है, आपके नाम है, आपके सब चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता, उससे कोई हनन नहीं कर सकता, उससे कोई बाहर नहीं कर सकता घर से आपको, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है। तो ऐसे यहाँ है मेरे भाई। तो राज्य क्या करता है, राज्य जो है आपको नहीं बाहर निकाल सकता, क्योंकि आपका पूरा अधिकार है पूरी तरह मेरे भाई। तो चलिए ऐसे ही मेरे भाई, तो एग्जाम्पल दौड़ के समझा दिया, ऐसे एग्जाम्पल भी आप लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर फर्स्ट दिया गया मेरे भाई आप लोगों को, देखिए क्या दिया गया फर्स्ट नंबर आप लोगों को, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ मेरे भाई। इसमें कहा गया मेरे भाई, इसमें कहा गया कि विचार मूल ब्रिटिश मूल का है मेरे भाई, ये ब्रिटिश मूल का विचार है। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य यह है कि समाज के सभी व्यक्ति एवं वर्ग समान विधि के अधीन है, और यह उन पर सामान्य न्यायालय द्वारा लागू करना चाहे तो। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है विधि से ऊपर नहीं है मेरे भाई। सही बात है, बिल्कुल एकदम सीधा सा मतलब है। देख लिया लास्ट वाली लाइन है, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। सही बात है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो मेरे भाई, प्रधानमंत्री हो, तो कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। विधि के अकॉर्डिंग, विधि के अंदर ही, विधि के दायरे में ही रहते हैं। कोई भी कानून बनाएगा संसद तो विधि के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके अकॉर्डिंग ही बनाएगा, उससे बाहर हट करके नहीं बना सकता। तो ऐसे समझिए, तो सब लोग उसके दायरे में हैं। नंबर सेकंड है आप लोग, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल जो प्रोटेक्शन लॉ, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस चीज़ को जो है अमेरिका के संविधान से ड्रॉप किया गया है। जो है विधि के समान संरक्षण का अर्थ है समाज परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू करना, चाहे वे विशेषाधिकार हो या दायित्व
इसका दायित्व, इसका निर्देश है यह समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई भी भेद नहीं किया गया, मतलब कोई भी भेद नहीं होगा, कोई भी झगड़ा बवाल नहीं होगा जाएगा, और जो है दिया गया उन पर एक ही विधि लागू होगी। दूसरे शब्दों में विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ अलग होती है। जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है मेरे भाई, देखिए आपको पढ़ करके फिर इसके बाद समझा जाए। अतः सभी पर कानून लागू करते समय उन स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका मतलब इस सीधा सा मतलब ये तात्पर्य है कि कोई भी कानून बना है, कोई भी चीज़ बना है, तो कोई भी कानून लागू होगा या कोई भी कानून बनेगा तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े घर के हैं, हम गरीब घर के हैं तो हमको सज़ा कम मिलेगी, हमको सज़ा ज़्यादा मिलेगी, आपको सज़ा कम मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी बिल बना है तो समान इक्वलिटी के लिए बना है, सबके लिए समान है, चाहे आप बड़े घर के हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे एक गरीब रिक्शा चलाने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, सबके ऊपर सेम जो है इक्वलिटी, सेम राइट, सेम जो है विधि लागू होगा, सेम सज़ा होगी अगर कोई भी आप गलती कर रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि एक लोगों पार्टिकुलर मेरे लिए विधि अलग से है, आपके लिए अलग से है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, सेम जो है। ठीक है, कहा गया यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का ये अर्थ है। देखिए मेरे भाई, मैं डिटेल्स मिलेगा, ऐसा कोई बुक और कॉपी किताब कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा ना, यूट्यूब पे ही जल्दी मिलेगा। अर्थ है कभी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर मामले में समान बना दिया जाए, ऐसा ना तो स्वाभाविक है और ना ही मेरे भाई व्यवहारिक है। समानता का वास्तविक अर्थ है, देखिए समानों में समानता, नियम यह है कि समानों के साथ समान विधि लागू करना चाहिए, ना कि असमानों के साथ विधि लागू करना चाहिए। मेरे सही बात, जो समान हो, जैसे हम हैं और आप, हम लोग समान है तो समान विधि लागू होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर दूसरा चार्ज लगेगा, आपके ऊपर दूसरा चार्ज, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत है। आगे देखिए मेरे भाई, थोड़ा दिक्कत है इसमें, थोड़ा और दिक्कत आ गई तो कोई बात नहीं। देखिए कहा गया इसमें जो है, स्वाभाविक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी समस्याओं व आवश्यकताओं की दृष्टि से एक भिन्न होता है। मेरे भाई पूरी तरह सही बात, एक भिन्न मतलब एक अलग होता है, अलग वे में ही होता है, इसलिए प्रत्येक कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये भी देखिए यहाँ अपवाद एक कहा गया है कि प्रत्येक कानून जो है हर एक व्यक्तियों पे, सही बात है, मतलब समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, सही बात है। ऐसा ये तो देखिए वहाँ बात ये थी कि सबके ऊपर कानून एकदम सेम लागू होगा, लेकिन यहाँ एक बात आ रही है कि जो है प्रत्येक जो है कानून जो है आप लोगों के समान व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह समान रूप से, सॉरी दोस्तों, नहीं लागू होगा, ये कहा गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, सही बात है। अब हम दूसरा क्राइम किए हैं, आप दूसरा क्राइम किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो है आप पे कानून वही लागू होगा, हम पे भी वही कानून लागू होगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए अलग सज़ा होगा, अलग सेक्शन जाएगा, अलग आईपीसी में जाएगा, आपके लिए अलग सेक्शन जाएगा, अलग सज़ा जाएगी, अलग टाइम तक सज़ा होगा, अलग हमारे जैसे आप मर्डर किए हैं, हम जो है छोटा मोटा चोरी किए हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा और हम पे जो है थोड़ा कम लगेगा, सज़ा आपको ज़्यादा मिलेगी, ऐसा होता है, यही कहा गया। विधान के जो है देखिए आर्टिकल 14 लागू नहीं होगी, ये भी कहा गया। देखिए इसके ऊपर, यद्यपि आर्टिकल 14 विधान को स्वीकृत करता है, वह विधि द्वारा व्यक्तियों वस्तुओं का लेन देनों के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, मतलब स्वीकार करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होगी, बल्कि विवेकपूर्ण जो है सशक्त और पृथक होना चाहिए। कहा गया है जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा, जो सब कहता है, ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 लागू यहाँ नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह वो बिड शून्य हो जाएगी, कोई बात नहीं। जैसे कोई बिड बन गए तो बिड कभी भी शून्य, मतलब वो बिड ख़त्म नहीं हो जाती है, थोड़ा बहुत के लिए, थोड़ा देर के लिए शून्य हो जाती है, लेकिन बाद में फिर उसको जो है मतलब उसको फिर जो है नया कर दिया जाता है, उसको थोड़ा बहुत इंक्लूड कर दिया जाता है उसमें चीज़ें, तो फिर जा कर के वही चीज़ वहाँ जा कर के लागू हो जाती है, यही कहा गया है। आगे देखिए केस लायक देख लीजिए, आपको एसपी जो है रायप्पा जो है बनाम आप लोग का तमिलनाडु जो है राज्य है 1974 का ये वाद है। सुप्रीम कोर्ट ने समानता के पारस्परिक चारणा को जो है युक्त वर्गीकरण सिद्धांत पर आधारित है मानने से इनकार कर दिया और एक नया दृष्टिकोण अपनाया। इस मामले में न्यायाधीश श्री भगवती जी ने, देखिए मेरे भाई भगवती जी न्यायाधीश थे, निर्णय सुनाते हुए कहा कि समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप जो है आयाम है और इसे जो है परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। आर्टिकल 14 राज्य की कार्रवाई में मन मानेपन को वर्जित करता है, वह समान व्यवहार को अपेक्षा करता है।
सही बात, राइट टू इक्वलिटी है तो सब लोग को समान व्यवहार मिले, सब चीज़ें समान न्याय, सब चीज़ें मिले। युक्ति का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है और यह अनुच्छेद 14 में सर्वदा विद्यमान है। वस्तुतः समानता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। सही बात है, जहाँ कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहाँ असमानता अवश्य होगी। बिल्कुल सही बात है, अगर हम लोग जो है ज़बरदस्ती कोई काम कर रहे हैं विदाउट जो कानून के खिलाफ है तो वहाँ जरूर जो है असमानता हम लोग जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 14 का अतिक्रमण होगा मेरे भाई। सही बात, आर्टिकल 14 का जो है पूरी तरह जो है बिहेव मतलब उसको जो है वो किया जाएगा, उसको जो है ख़त्म किया जाएगा मेरे भाई। वहाँ देखिए अब एक मामला और देख ले, एम जो है नागराज बनाम आप लोग का जो है भारत संघ देखिए के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मूल अधिकार नागरिकों के राज्य और राज्य द्वारा दिया गया दान नहीं है। मूल अधिकार भाग 3 प्रदान नहीं करता है, वह तो इस बात की पुष्टि करता है कि उसका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए या मिलना चाहिए। मेरा करता है, किसी संविधान के बिना भी व्यक्तियों को आरक्षण आधारभूत मानव अधिकार केवल इस कारण से प्राप्त है कि मनुष्य तथा मनुष्यता के सदस्य मेरे भाई, इसके जो है सदस्य हैं पूरी तरह। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया शायद यहाँ। मानव अधिकार केवल इस कारण से प्राप्त है कि मनुष्य, देखिए यहाँ बताया हूँ, इसको तो बता ही दिया हूँ। तो अब देखिए विदाउट मेरे भाई बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो जरूर दोस्तों, मैं भी सोचता है कि 2-4 मिनट में आर्टिकल इसको ख़त्म कर दें, लेकिन आपको फुल क्वेश्चन लिखना है, फुल दिक्कतें होंगी। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग को अगर मेंस में लिखना है IAS के जो है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आप लोग को, और कहीं भी आप लोग जो है दे रहे हैं LLB का पेपर दे रहे हैं सेमेस्टर का तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इस प्रकार देखिए विधियों के समान संरक्षण की जो है मनाही भी जो है प्रत्याभूति का सिद्धांत पूरी तरह यह नहीं है कि विधि के एक नियम मेरे भाई, विधि के एक नियम विधि के एक नियम को हर व्यक्ति पर बिना परिस्थितियों और दशाओं के अंतर किए बिना किया जाए या लागू किया जाए मेरे भाई, लागू किया जाए। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की अलग अलग वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो है बहुधा उनसे पृथक व्यवहार अपेक्षा होती है मेरे भाई। सही बात है, अलग अलग देखते हुए उसके जो है चीज़ें इलाकों को सबको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही लागू हो गया। विधानमंडल को मानवीय संबंधों की अनंत विविधता से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं में जूझ पड़ता है मेरे भाई। पूरी तरह उससे जब कोई भी समस्या आपके साथ पे आ जाएगी, अचानक आ जाएगी तो आप खुद जूझ जाएंगे, तो वैसे यहाँ हो रहा है। उसे आवश्यकता अनुसार जो है ये शक्ति होनी पड़ती है कि विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष विधि बनाए और इस प्रयोजन के लिए उसे व्यक्तियों या अन्य ऐसी बातों के जिन पर विधियों के परिवर्तन होता है चयन या वर्गीकरण के लिए विस्तृत शक्तियाँ दी जाती हैं मेरे भाई। ये भी कहा गया है जब कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग को समझ में आ चुका है मेरे भाई। मैं ऐसे ही लिखा ही हूँ कि उसको देखिए पढ़ा हूँ 2-3 किताब से और चीज़ें नेट से प्रॉब्लम मतलब सब चीज़ें कई जगह से उसको छाट करके उसको कर करके तब जा करके लिखा हूँ एकदम सिंपल वे में। एक बार कोई कुछ समझाने की बात ही नहीं, एक बार आप लोग खाली पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए लास्ट तक, तो आप लोग को ऑलरेडी समझ में आएगा। एकदम सिंपल वे में लिखा हूँ अपने लैंग्वेज में। भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता के अपवाद क्या है देखिए। आर्टिकल जो है 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को शक्तियाँ प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। सही बात है, जैसे मैं आपको सही लग रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ तो कोई कुछ गलती भी मेरे अंदर, ऐसा नहीं कि मैं सब चीज़ें आता है। तो अपने कार्यकाल में किए गए जो है किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति जो है देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ चालू नहीं की जा सकती चालू नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी न्यायालय में राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो है प्रति जो है कोई भी जो है सज़ा नहीं चालू किया जा सकता है, कोई भी न्याय। आर्टिकल देखिए आप लोगों का 361A देखिए के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि संसद या विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक की सदस्य कार्यविधि से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उसे या उस पर जो है किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है, सिंपल वे में। आर्टिकल 105 के अनुसार उसकी किसी भी जो है सीमित में संसद के जो है किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग जो है देख लीजिए, 194 के अकॉर्डिंग देखिए, इनके अनुसार राज्य के विधानमंडल में किसी भी समिति में विधानमंडल के किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिंपल सी बात है। विशेषी संप्रभु शासक राजदूत कूटनीतिक दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे में मुक्त होंगे पूरी तरह। देखिए ये भी कहा गया है। अब आर्टिकल 15 देख लीजिए आप लोग, देखिए मेरे भाई 15 आप लोग देखेंगे। आर्टिकल 14 आप लोगों का वहीं ख़त्म हो चुका है। आपको आई होप है कि पूरी तरह बढ़िया से समझ में आ गया। लेकिन और बड़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में लिखा हूँ कि आप लोगों को 3 से 4 पेज आप लोगों को आंसर हो जाए, बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं बहुत बड़ा है मेरे भाई। अब देखिए प्रोहिबिटेशन आप जो है, देखिए मेरे भाई आर्टिकल 14 आप जो है डिस्क्रिमिनेशन आप जो है ऑन जो ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मेरे भाई इसका मतलब हुआ धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग देखिए। तो लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए मेरे भाई, आप लोग को पूरी वीडियो समझ में आएगी, पूरी जानकारी। देखिए आर्टिकल 15 यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आर्टिकल 15 का जो है फर्स्ट कह रहा है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य प्रति उसके पक्ष में न रहने केवल शब्द का अभिप्राय है, अन्य आधारों पर मतभेद किया जाता है, ये कहा गया। आर्टिकल 15 का 2 देखिए, ने कहा है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर पूरी तरह दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागत राजविधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान जो है देखिए तालों, दायित्व निर्वर्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा, ये कहा गया। ये प्रावधान राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिरोध करता है, दोनों पे पूरी तरह वो होगा। जबकि आर्टिकल 51 में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिरोध का वर्णन है मेरे भाई, दोनों में। यहाँ आर्टिकल 50 का सेकंड में आप लोग को दोनों पे लागू होगा, वहाँ में सिर्फ जो है आप लोग को 51 में आप लोग का राज्य के विरुद्ध ही जो था। आर्टिकल 15(3) का देखिए, 15 जो है क्लॉज नंबर 3 का देख लीजिए आप लोग, पॉइंट नंबर 3। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था शामिल है। उदाहरण के लिए देखिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है मेरे भाई, एग्जाम्पल के लिए मेरे भाई, सही बात है। आर्टिकल जो है 15 का 4 देख लीजिए आप लोग, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे मेरे, सही बात है। राज्य का दायित्व है कि जो लोग पिछड़े भाई उस राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य का ही दायित्व, उस गवर्नमेंट का ही दायित्व है कि वो जो है उनके लिए कुछ सोचे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में निःशुल्क से छूट शामिल है मेरे भाई, कहा गया। आर्टिकल 15 का 5 देखिए, राज्य को अधिकार है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति लोगों के लिए उत्थान के लिए संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं मेरे भाई, सही बात है। राज्य का पूरा दायित्व है कि वो कोई भी कानून बना सकता है, किसी के लिए भी कानून बना सकता है जो भी इसके राज्य में रह रहा है, जो भी इस स्टेट में रह रहा है। अंतिम 3rd देखिए आप लोग, प्रावधान आर्टिकल 15 जो है 5 के संविधान के 93 संविधान संशोधन 2005 में शामिल किया गया है। इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है मेरे भाई पूरी तरह, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में 27 सीटें, मतलब 27% या 27 सीटें मान लीजिए आरक्षित की गई है पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं। जैसे IIT IIM जैसे संस्थान भी शामिल है। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों अधिनियमों पर वैधता पर मोहर लगा दी थी मेरे भाई, सही बात। तो न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई भी वर्ग पिछड़ा नहीं, इसकी जो है एकमात्र जाति ना हो सकती है। एक और मामले में
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो है पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति तथा निर्धनता दोनों ही प्रासंगिक है, किंतु ना तो अकेली जाति ही ना ही अकेली निर्धनता की कसौटी होगी। इसी निर्णय के आधार पर जो है क्रीमी लेयर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी मेरे भाई। पूरी तरह कहा गया इसमें ना तो कोई जात, ऐसा नहीं कि एक ही जात होगा और एक ही लोग होंगे, एक ही वो होगा, ऐसा नहीं मेरे भाई, कई जात इसमें होंगे। सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए मानदंड नियम करने के लिए 1953 में काका कालेकर आयोग तथा 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया है। काका कालेकर आयोग में सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए मेरे भाई केसला देखिए, इंदिरा साहनी बनाम आप लोग का भारत संघ के मामले में कई अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया, इसमें भी लिया और कई अन्य मामलों में भी लिया। आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए मेरे, 50% से अधिक आरक्षण नहीं जानी चाहिए। बस मेरे भाई आर्टिकल 15 आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें और केसला है तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बुक से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16। देखिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, बता देते हैं कि क्या है। इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन जो है इन मैटर ऑफ पब्लिक जो है एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। क्या कह रहा है आर्टिकल 16(1) का? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। सेकंड, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। इसमें जो है भेद नहीं किया जाएगा मेरे, सही बात, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। उपयुक्त क्षमता के सिद्धांत के नियम। अपवाद, क्या अपवाद है? देखिए आर्टिकल 16(3) कह रहा है, इसका प्रावधान करता है कि संविधान विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य के संघ राज्य क्षेत्र के निवास संबंधित शर्तों मतलब या शर्त पर लागू कर सकता है। वस्तुतः यह आर्टिकल 16(2) का अपवाद है मेरे भाई, सही है। इस आर्टिकल को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है यह था कि जो है पिछड़े राज्यों के निवासियों को विकास के मुख्य धारा में लाना। दूसरा, यह शक्ति के केवल जो है संसद को ही दी गई है, ना कि किसी विधानमंडल को मेरे भाई। ये शक्ति जो है सिर्फ संसद को है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं है। वही कानून बनाता है, उसी के बारे में सब कुछ है। आर्टिकल 16(4) कह रहा है, जो राज्य पिछड़े वर्ग जो है पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में अधीन सेवाओं में प्राप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। आर्टिकल 16(5) कह रहा है, राज्य किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के मानने में लोगों को ही नियुक्त करने के लिए जो है कानून का निर्माण कर सकती है मेरे भाई। सही बात है, कोई भी दिक्कत हो, कोई धर्म परिवर्तन करना हो, कुछ करना हो तो राज्य कानून बना सकता है, उसको जो है परिवर्तन करवा सकता है, ये कह रहा है। और देखिए मेरे भाई आगे आप लोग थोड़ा आर्टिकल 16(6) कह रहा है, देखिए इतिहास में जिस समुदाय के ऊपर जो अत्याचार, शोषण, भेदभाव हुआ जिससे वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गए, उनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन उच्च माने जाने जातियों को कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिनको जो है सरकार की जो है सहायता नहीं मिल पा रही है, उसकी आवश्यकता नहीं हो रही है, आवश्यकता भी है और उसको नहीं मिल रही है। ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों के लिए भी आर्टिकल 16(6) में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अभी जल्दी ही किया गया है, थोड़े साल हो गए, मतलब 2-3 साल हो गए करीबन, 10% आरक्षण उसमें दिया गया। जैसे सही बात है, कोई भी अलग बड़ी कास्ट के भी लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको देना चाहिए, उनको नहीं है सुविधाएं प्राप्त तो होना ज़रूरी था। चलिए आप अब अगला देख लीजिए आप लोग, जो है आर्टिकल 70 जो आप लोग का एबुलेशन ऑफ जो है अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 के द्वारा जो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और उसका जो है किसी भी आचरण निषिद्ध किया गया कि यह अस्पृश्यता से उत्पन्न जो है उपयोगिता को लागू करने को दंडनीय घोषित करता है। आर्टिकल 17 और 35 का के में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह जो है पूरी तरह विधि द्वारा अपराध के लिए दंड संहिता जो है पूरी तरह दंड संहिता करे, मतलब उसको घोषित कर दे। इस शक्ति के प्रयोग में संसद जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955
जो अधिनियमित किया, इसका संशोधन और पुनः जो है नामकरण होकर जो है अब जो 1976 से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में हो गया है, ये कहा गया। अस्पृश्यता का देखिए परिभाषा क्या है कि परिभाषा ना तो संविधान में दी गई है और ना ही उपयुक्त अधिनियम में अवधारणा की दी मतलब पूरी तरह नहीं दी गई है। इस शब्द का अर्थ है सर्वविदित और उस सामाजिक पद्धति के प्रति निर्देश करता है कि जिसमें दलितों को उनके जन्म के कारण ही हे दृष्टि से देखा जाता है तथा कथित उच्च जातियों के लोगों से समानता में उन्हें कुछ निर्योग्यता होती है। इस अधिनियम में कुछ कार्यों को जब वह अस्पृश्यता के आधार पर किए जाते हैं तब अपराध माना गया है मेरे भाई, और उनके लिए दंड भी जो है विहित किया गया। दंड मतलब उसे निर्धारित किया गया है कि कितना दंड मिलेगा कितना नहीं। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक पद्धति के संस्था जैसे अस्पताल औषधालय शिक्षा संस्था में प्रवेश मतलब मेरे भाई जैसे कि मैं अब छोटे घर का हूँ, आप लोग बड़े घर के हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब हमारे अकॉर्डिंग अलग होगा। तो अस्पताल ये सब संस्थाएं बनी है गवर्नमेंट की है, तो इसमें सबका एकदम इक्वल अधिकार है। नंबर सेकंड, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक जो है उपासना के किसी स्थल में उपासना या प्रार्थना करने से निवारित करना, ये भी है। मंदिर मस्जिद सबके लिए है। किसी दुकानदार सार्वजनिक रेस्तरां होटल में सार्वजनिक मनोरंजन के लिए स्थान पर पहुंचने के बारे में कोई भी नियोग्यता जो है आरोपित करता है, या किसी जो जलाशय नल या जल के अंतर्गत मार्ग जो है शमशान या अन्य स्थान के संबंध में जहां सार्वजनिक रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है पहुंच के बारे में कोई नियोग्यता आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं नल लगा कहीं दिक्कत कहीं कुछ है तो पानी पी ले, तो ऐसा कोई नहीं है कि ये जात के हैं वो जात के, ऐसा कुछ नहीं। तो पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, अपना अपना सब कार्य है। इस अधिनियम को 1976 में और विस्तारित कर दिया गया है कि अस्पृश्यता के अपराध के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को भी शामिल कर लिया गया। थोड़ा अजीब है मेरे भाई, ये बहुत अजीब लग रहा है हमको। नंबर फर्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के अस्पृश्यता का आधार पर अपमान करना मेरे भाई। नंबर सेकंड है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना। इतिहास दर्शन या धर्म के आधार पर जाति या व्यवस्था के परंपरा के आधार पर मेरे भाई अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। दंड को बढ़ाकर यह उपबंध किया गया है कि का प्रश्न जो आप लोग का प्रश्नवर्ती के लिए 1-2 वर्ष तक को जो है कारावास हो सकता है इसके अकॉर्डिंग छेड़छाड़ी करने के। नंबर बी देखिए, अस्पृश्यता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति या राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए निर्हित होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 इसी दिशा में एक और कदम है मेरे भाई, एक और उदाहरण। आर्टिकल जो 18 देखिए आप लोग, एवोल्यूशन आप जो है टाइटल जो उपाधियों का अंत। उपाधियाँ रुतबा शक्ति उच्चता दर्शाती है, सभी को समानता प्रदान करने के लिए इसका अंत आवश्यक है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समता के अधिकार को और प्रभावी बनाया गया। अस्पृश्यता को भी आर्टिकल 17 से निषेधबद्ध किया गया है मेरे भाई, पूरी तरह निकाल दिया गया। लेकिन जो है भेदभाव का एक और स्वरूप हो जो उपाधियाँ थी उसके लिए अलग अलग से प्रावधान किया गया है मेरे भाई। देखिए यह ध्यान देने योग्य है कि उपाधियाँ प्राचीन काल में चली आ रही है कि ब्रिटिश सरकार में भी अपने तरह के उपाधियाँ चलाई गई थी। कुछ उपाधियाँ जैसे राजा महाराजा महारानी सुल्तान टाई मतलब बहादुर राय साहब मतलब अंग्रेज़ों का नाइट किताब मतलब सब चीज़ें थी। ये उपाधियाँ तानाशाही गुलामी ऊंच नीच भेदभाव को भी दर्शाती है मेरे भाई। आज़ादी के बाद देश लोकतंत्र बना जिससे सभी के जो है समान माना गया है। देश में समानता लाने के लिए देश सभी ऐसी जो है आदियों को हटाना जरूरी है, इसलिए अनुच्छेद आर्टिकल 18 को ही समावेश किया गया है मेरे भाई, उसमें मिलाया गया। लेकिन आर्टिकल 18 में राज्य सेना और विद्या के विषयों में जो है आप लोग जो है उपाधि लेने की छूट दी गई है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार विशेष कार्यों के लिए पद्मश्री पद्म उपाधि मतलब सम्मानित करता है। सेना के अंतर्गत देश की सेना जनरल कमांडर चीफ मार्शल आदि छोटे और उपाधि से नवाजा जाता है। जो है विद्या मतलब जो लोग विधान के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। कहा गया ये ध्यान देने की जो है विद्या का सिर्फ शिक्षण नहीं है, विधान का शिक्षण नहीं है, विद्या का शिक्षण नहीं है, इसका कौशल जो है आप लोग को कौशल स्किल से है। इसमें डेकोरेशन आप लोग को डेकोरेट उपाधि का आदि शामिल है मेरे भाई, बहुत सी चीज़ें शामिल है मेरे भाई।
बस मेरे भाई आप लोगों का यही वीडियो समाप्त हो गया मेरे भाई। आप लोगों को आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। सही तो मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। और भी कोई भी चीज़ें चाहिए, कोई भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। और जो ज़रूर मेरे भाई आप लोग को मैं बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और दिस वीडियो मेरे भाई। मिलेंगे, मैं आप लोगों को मिलूँगा मैं लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट नहीं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अब देखिए कब मिलता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। बाकी LLB से रिलेटिव आप लोग कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें मैं तो आप प्रोवाइड कर ही रहा हूँ मैं। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए मेरे भाई। आप लोग की जॉब लगे कहीं भी हो, आप लोग सही से रहें। बस मेरे भाई अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को जो लोग आप लोगों से रिलेटिव पढ़ रहे हैं। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।